नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है लालमन और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल कोचिंग वाले भैया। दोस्तों, आज हमारा एपिसोड नंबर 9 है। इससे पहले हमने 8 एपिसोड कर चुके हैं इस चैप्टर से रिलेटेड। इस चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, चैप्टर 10 है। तो 8 एपिसोड हम पहले कर चुके हैं। इसकी पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आई बटन पे लिंक आ रहा है, आप वहां पे जाके अन्य वीडियो, पीछे वाले वीडियो देख सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं दर्पण की पहचान, साथ ही साथ हम बात करेंगे दर्पणों के उपयोग। इस टॉपिक के बाद आपका प्रकाश का परावर्तन वाला टॉपिक खत्म हो जाएगा। इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में हम शुरू करेंगे प्रकाश का अपवर्तन। तो सबसे आइए देखते हैं दर्पणों की पहचान किस तरीके से करते हैं और दर्पण का हमारे दैनिक जीवन में क्या क्या उपयोग होता है। तो दर्पण की पहचान करने की 2 विधियां बताई गई हैं, जिसमें से जो पहली विधि है स्पर्श द्वारा। स्पर्श वर्ड से आपको पता चल रहा होगा कि आप टच करके, मतलब छू करके दर्पण की पहचान कर सकते हैं कि वह दर्पण कौन सा है। हमारे पास 3 प्रकार के दर्पण हैं। एक है समतल दर्पण, और दूसरा है अवतल दर्पण, और तीसरा है उत्तल दर्पण। तो समतल दर्पण कुछ इस तरीके से आपका बनता है। ये समझ लीजिए आपका है समतल दर्पण। तो अगर इसकी आपको पहचान करनी है तो आपको सिंपल सा क्या करना है, इस दर्पण से कोई आपको एक स्केल ले लेना है। मान लीजिए आपने एक लकड़ी का स्केल ले लिया और उस लकड़ी की स्केल को अगर आप इस दर्पण पे टच कराएंगे या फिर अपने हाथ से ही स्पर्श करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसका जो पूरा सरफेस है वो क्या है, बिल्कुल फ्लैट है। तो टच करने से ही आपको पता चल जाएगा कि दर्पण कौन सा है, समतल है। समतल दर्पण का मतलब इसका परावर्तक तल बिल्कुल फ्लैट होता है। तो अगर आप लकड़ी का कोई गुटका लें या फिर अपने हाथ से ही इसको स्पर्श करेंगे तो आपका पूरा हाथ इस जो दर्पण है इससे पूरा का पूरा टच करेगा। तो इससे आपको पता चलेगा कि यह दर्पण कौन सा है, समतल दर्पण है। वहीं पर अगर आप अवतल दर्पण के सामने अवतल दर्पण को टच करेंगे तो अवतल दर्पण का इमेज कुछ इस तरीके से बनता है। तो अवतल दर्पण को अगर आप टच करेंगे तो आपको क्या पता चलेगा, पहले इसका उभरा हुआ भाग आपके हाथ से स्पर्श करेगा, यानी कि इसका पूरा सरफेस, इसका पूरा परावर्तक तल आपके हाथ से एक साथ टच नहीं होगा। तो इसका उभरा हुआ भाग जब आपसे टच होगा तो आप बोल देंगे यह क्या है, अवतल दर्पण है। तो अवतल दर्पण की पहचान करेंगे तो सबसे पहले आपको उभरा मालूम चलेगा, आपको मालूम चलेगा कि इसका जो सरफेस है वो क्या है, उभरा हुआ है। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि यह दर्पण कौन सा है, अवतल दर्पण है। अगर इसी तरीके से आप उत्तल दर्पण को चेक करेंगे तो उत्तल दर्पण कुछ इस तरीके से बनता है। तो अगर इससे आप अपने हाथ को स्पर्श कराएंगे या फिर किसी फ्लैट लकड़ी के गुटके या स्केल से जब स्पर्श कराएंगे तो इसका कर्व वाला भाग आपको पहले स्पर्श होगा, ये अंदर वाला भाग आपको पहले स्पर्श नहीं होगा। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि यह दर्पण कौन सा है, उत्तल दर्पण है। तो स्पर्श करके आप यह पता कर सकते हैं कि दर्पण कौन सा है। अगर पूरा परावर्तक तल आपके हाथ से टच हो रहा है तो दर्पण कौन सा होगा, समतल। अगर उभरा वाला भाग, मतलब कर्व वाला भाग अगर आपके हाथ से या फिर जिससे भी आप इसे स्पर्श कर रहे हैं वो टच हो रहा है तो वो दर्पण कौन सा होगा, अवतल होगा। वहीं पर अगर यह नुकीला वाला भाग आपके हाथ से पहले स्पर्श होगा तो वह दर्पण कौन सा होगा, उत्तल दर्पण होगा। तो इस विधि द्वारा आप छोटे द्वारक वाले दर्पणों का पहचान कर सकते हैं। छोटे द्वारक वाला दर्पण रहेगा तो उनकी पहचान आप आसानी से कर पाएंगे। अगर द्वारक बड़ा रहेगा तो कहीं ना कहीं आपको क्लियर नहीं पता चल पाएगा कि दर्पण कौन सा है। फ्लैट वाला तो आप आसानी से पहचान कर लेंगे, लेकिन इसका द्वारक आप बड़ा कर देंगे तो ये जो कर्व वाला भाग है कुछ दूरी तक आपको फ्लैट जैसा महसूस होगा। तो अगर दर्पण का द्वारक छोटा है तो आप आसानी से स्पर्श करके पहचान कर सकते हैं कि दर्पण कौन सा है। तो पहली विधि है दर्पण को पहचान करने की, स्पर्श द्वारा।
दूसरी विधि भी है, आपने विभिन्न स्थितियों में इनके सामने रखे हुए वस्तुओं का प्रतिबिंब देखा है, तो प्रतिबिंब को देखकर भी इनकी पहचान किया जा सकता है। तो दूसरी विधि दर्पण की पहचान करने की है आपका प्रतिबिंब देखकर, प्रतिबिंब देखकर। प्रतिबिंब देखकर, तो प्रतिबिंब देखकर अगर आप दर्पण की पहचान करना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि दर्पण के सामने विभिन्न स्थितियों पर रखे वस्तुओं का प्रतिबिंब किस तरीके से बनता है। अगर दर्पण फ्लैट होगा, मतलब अगर दर्पण आपके पास समतल है, तो समतल दर्पण के सामने आप किसी वस्तु को कहीं पर भी रखेंगे, उसका प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनेगा? सीधा बनेगा, सीधा, आभासी, सीधा आभासी बनेगा। और कैसा बनेगा? समान दूरी पर बनेगा। जितनी दूरी पर दर्पण के सामने वस्तु होगी उतनी ही दूरी पर पीछे प्रतिबिंब आपको बना हुआ प्रतीत होगा। यानी कि अगर दर्पण के सामने आप वस्तु को विभिन्न स्थितियों पर रख रहे हैं, उसके इमेज में कोई परिवर्तन नहीं देखने को मिल रहा है, इमेज आपका वैसा ही बन रहा है, तो वह दर्पण कौन सा होगा? समतल दर्पण होगा। तो सिंपल से इस तरीके से आप बता सकते हैं कि यह दर्पण कौन सा है प्रतिबिंब देखकर। अगर वहीं पर आप दर्पण लेते हैं अवतल, तो अवतल दर्पण की क्या कंडीशन है? तो अवतल दर्पण द्वारा जब आप प्रतिबिंब का किरण आरेख खींचे थे तो आपको क्लियर पता चला था कि अगर आप वस्तु को दर्पण के सामने, दर्पण के समीप लेके आएंगे तो प्रतिबिंब दर्पण से दूर बनेगा, साथ ही साथ वस्तु से क्या बनेगा? बड़ा बनेगा। यानी कि अगर आप वस्तु को दर्पण के समीप लेके आ रहे हैं तो प्रतिबिंब बड़ा बन रहा है और उल्टा बन रहा है, और यदि वस्तु को आप दर्पण से दूर लेके जा रहे हैं तो प्रतिबिंब छोटा बनेगा और उल्टा बनेगा। तो अगर किसी दर्पण के वस्तु को समीप लाने पर प्रतिबिंब बड़ा बनता हुआ दिखाई दे, साथ में उल्टा बनता हुआ दिखाई दे, और वस्तु को दर्पण से दूर ले जाने पर प्रतिबिंब छोटा बनता हुआ दिखाई दे और उल्टा बनता हुआ दिखाई दे, तो आप कह सकते हैं कि यह दर्पण कौन सा है? अवतल दर्पण है। तो अवतल दर्पण द्वारा बने किसी प्रतिबिंब को देखकर आप बता सकते हैं कि यह दर्पण कौन सा है। वस्तु को दूर ले जाने पर प्रतिबिंब छोटा हो जाएगा, वस्तु को नजदीक लाने पर प्रतिबिंब क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। तो दर्पण कौन सा होगा? शायद ऑब्वियसली अवतल दर्पण होगा। उत्तल दर्पण के केस में क्या होता है? तो उत्तल दर्पण की पहचान के लिए आप क्या बताते हैं कि उत्तल दर्पण में केवल दो स्थितियां होती है। अगर वस्तु अनंत पर होती है तो वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पर बनता है, साथ ही साथ बहुत छोटा बनता है। इसके बाद आप वस्तु को दर्पण के ध्रुव P और अनंत के बीच कहीं पर भी रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है? आभासी बनेगा, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और साथ ही साथ छोटा बन रहा है। तो एक ऐसा दर्पण जिसके सामने वस्तु को रखने पर उसका प्रतिबिंब हमेशा छोटा बन रहा है, उसका प्रतिबिंब हमेशा कैसा बन रहा है? छोटा बन रहा है, तो वह दर्पण कौन सा हो जाएगा? उत्तल दर्पण हो जाएगा। तो सारांश रूप में हम कह सकते हैं, यदि दर्पण के सामने रखे वस्तु के प्रतिबिंब की स्थितियों को बदलने पर उसके प्रतिबिंब बनने की स्थिति में आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो वो दर्पण है समतल। अवतल के लिए क्या है कि यदि वस्तु को आप दर्पण के करीब लाएंगे तो प्रतिबिंब बड़ा बनेगा, यदि वस्तु को आप दर्पण से दूर ले जाएंगे तो प्रतिबिंब छोटा बनेगा। तो आप देखकर बता देंगे कि वह दर्पण कौन सा है? अवतल। और उत्तल दर्पण के लिए सिंपल सी बात है, आप कहीं पर भी वस्तु को रखेंगे प्रतिबिंब हमेशा छोटा बनेगा। तो यह किसकी पहचान है? उत्तल दर्पण की पहचान है। तो इन दो तरीकों से आप दर्पणों की आसानी से पहचान कर सकते हैं। आइए अब देखते हैं कि इन दर्पणों के क्या उपयोग है हमारे दैनिक जीवन में। तो सबसे पहले हम देखते हैं अवतल दर्पण के उपयोग। अवतल दर्पण के उपयोग। तो अवतल दर्पण का उपयोग आपको चित्र में दिखाई दे रहा होगा कि सैलून में जब आप अपना बाल कटवाने जाते हैं या फिर अपना दाढ़ी सेव कराने जाते हैं, अपने आप को स्मार्ट बनाने जाते हैं, यूं कह लीजिए कि मेंस पार्लर में जाते हैं, तो वहां पर जो दर्पण लगा होता है वो दर्पण कौन सा होता है? अवतल दर्पण होता है। इससे आपको फायदा क्या होता है कि इसके सामने जब आप अपना फेस लेके जाते हैं तो आपका फेस जो होता है इस अवतल दर्पण के
आपका जो फेस होगा वह इस अवतल दर्पण के ध्रुवी और मुख्य फोकस एफ के बीच आ जाता है। यहां पर कहीं कहीं ना कहीं आपका फेस आ जाता है। आप अपने फेस को जब इस पोजीशन में करते हैं तो आपका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? आभासी बनता है। प्रतिबिंब आभासी, साथ ही साथ कैसा बनता है? सीधा बनता है। साथ ही साथ प्रतिबिंब कैसा बनता है? सीधा और बड़ा बनता है। इसकी वजह से आप अपने छोटे से छोटे बालों को बहुत ही आसानी से देख पाते हैं और यह भी चेक कर पाते हैं कि जो आपका बाल सेव कर रहा है, वो आपसे जो पैसा ले रहा है, वो पैसा आपका वेस्ट नहीं जा रहा है। मतलब वो सही से काम किया है नहीं किया, आपका पूरा पैसा वसूल हुआ है नहीं, यह दर्पण आपको क्लियर बता देता है। तो अवतल दर्पण का पहला उपयोग हो गया कि जो सैलून होते हैं, मतलब सेविंग, एज ए सेविंग के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। हिंदी में इसको बोलते हैं हजामत के रूप में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। हजामत का मतलब क्या होता है? सेविंग करवाना, आपका बाल काटना, ये सभी काम किस में आते हैं? हजामत के काम में आते हैं। तो अवतल दर्पण का पहला उपयोग हजामत के काम में किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि जब आप अपने फेस को दर्पण के ध्रुवी और मुख्य फोकस के बीच लेकर आ जाते हैं तो प्रतिबिंब सीधा और बड़ा बन जाता है, जिससे आप अपने फेस को क्लियर और अपनी स्मार्टनेस को बहुत ही अच्छे से क्या कर पाते हैं? देख पाते हैं। तो पहला उपयोग एक हो गया। दूसरा उपयोग देखते हैं इसका क्या है। तो इसका दूसरा उपयोग डॉक्टर लोग करते हैं। दूसरा इसका उपयोग है, डॉक्टर लोग करते हैं आंख, नाक, कान, दांत का डायग्नोसिस करने के लिए करते हैं। यदि किसी के आंख में कोई प्रॉब्लम है तो वो तो ऐसे दिखाई नहीं देगा क्लियर, तो डॉक्टर क्या करता है कि इस मिरर के माध्यम से, मिरर को एकदम वो आंख के करीब लेके जाएगा, तो जिससे ये आपका जो आंख होगी जहां पे आपको प्रॉब्लम होगी वो ध्रुवी और मुख्य फोकस के बीच आ जाएगा, जिससे उसका प्रतिबिंब क्या हो जाएगा? सीधा और बड़ा बनेगा और डॉक्टर आसानी से देख लेगा कि आपको एक्चुअल में क्या दिक्कत है। यहाँ पे आपको चित्र में दिखाई दे रहा है कि इनके दांत में कोई प्रॉब्लम है, तो डॉक्टर ने क्या किया? अपना मिरर इनके मुंह इनका बड़ा सा खोल के मुंह में मिरर अंदर लेके गया, जिससे इनके दांत में हुई प्रॉब्लम को, कैविटी को, या फिर दांत में कोई और दिक्कत है उसको आसानी से देखकर डॉक्टर डायग्नोसिस कर लेता है और उसके अकॉर्डिंग दवा देता है, जिससे आपकी बीमारी आसानी से बहुत कम समय में दूर हो पाती है। तो अवतल दर्पण के माध्यम से आप आंख में अगर किसी कोई समस्या है तो उसको आसानी से डायग्नोसिस करने के लिए, परीक्षण करने के लिए, नाक में कोई दिक्कत है तो भी, कान में कोई दिक्कत है तो भी, अगर आपके दांत में कोई प्रॉब्लम हो गई है तो उसका डायग्नोसिस करने के लिए डॉक्टर क्या करता है? इस अवतल दर्पण का प्रयोग करता है, जिससे उसको पता चलता है कि एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है और उस प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग वो आपको क्या करता है? मेडिसिन प्रोवाइड करता है और प्रॉब्लम आसानी से दूर हो जाती है। तो अवतल दर्पण का दूसरा प्रयोग डॉक्टर लोग करते हैं, वो आंख, नाक, कान और दांत के परीक्षण में करते हैं, उनमें हुई प्रॉब्लम को देखने के लिए करते हैं। अब देखते हैं कि इसका नेक्स्ट उपयोग क्या है। तो इसका अगला उपयोग किया जाता है टेबल लैंप में शेड के लिए। टेबल लैंप, टेबल लैंप में, तो इसका प्रयोग करने से क्या होता है कि जो मिरर होता है ये क्या करता है कि ये इस जो लैंप से लाइट आती है उसको कन्वर्ज करके एक जगह पे जहां पर आपको पढ़ना होता है वहां पर प्रकाश ज्यादा मात्रा में देता है, जिसको यहाँ के अक्षर क्या होते हैं? बहुत ही आसानी से दिखाई देते हैं। आप जानते हैं कि इसका मतलब जो अवतल दर्पण होता है ये एक कन्वर्जिंग मिरर होता है, तो ये आ रही प्रकाश की लाइटों को क्या करता है? इकट्ठा कर देता। आ रही प्रकाश की लाइटों को फोकस पे क्या करेगा? इकट्ठा कर देगा, जिसकी वजह से जिस जगह पे आपको देखना, जिस जगह पे आप पढ़ाई कर रहे हैं वहां पर प्रकाश अन्य जगह की तुलना में ज्यादा होगा, जिससे आपको क्लियर वर्ड दिखाई देंगे और आपको पढ़ने में स्ट्रेस नहीं होगा, आप आसानी से वर्डों को क्या करेंगे? देख पाएंगे। तो इसका एक उपयोग टेबल लैंप में शेड के रूप में भी किया जाता है। नेक्स्ट उपयोग इसका देखते हैं। तो नेक्स्ट उपयोग आप इसका देख सकते हैं कि जो अब यहां से आपका शुरू हो जाता है उत्तल दर्पण के उपयोग। उत्तल दर्पण के उपयोग, तो उत्तल दर्पण के बहुत कम उपयोग देखने को मिलते हैं। आपके गांव घर में या शहरों में सड़कों के ऊपर जो लाइटें लगी होती हैं
उसमें कौन सा दर्पण लगाया जाता है? जो दर्पण लगाया जाता है वो उत्तल दर्पण होता है। इसे लगाने से फायदा क्या होता है कि ये डाइवर्जिंग मिरर होता है, यानी कि ये किरणों को फैला देता है, तो जिसकी वजह से ये मिरर क्या करता है कि एक लंबे क्षेत्र में आपको चीजें आसानी से दिखाई देने लगती, मतलब लंबे क्षेत्र में इसका प्रकाश फैल जाता है इस दर्पण को लगाने से। तो ये इसका मतलब जो स्ट्रीट लैंप के रूप में हम उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। उत्तल दर्पण का दूसरा प्रयोग क्या है? तो आप जो मोटर कार में साइड मिरर के रूप में किया जाता है, मोटर कार में साइड मिरर, साइड दर्पण के रूप में किया जाता है। तो मोटर कार में साइड में जो दर्पण लगा होता है तो उसमें दर्पण कौन सा होता है? उत्तल दर्पण होता है। इससे लगाने से फायदा क्या होगा कि इसका दृश्य क्षेत्र बड़ा होता है। इस दर्पण के सामने आप मान लीजिए रास्ते पे चल रहे हैं तो आपके पीछे जितनी भी गाड़ियां कितनी भी दूरी पे रहेंगी उनका जो प्रतिबिंब एक समान दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा? वो जो गाड़ी है उससे तो छोटा बनेगा, आभासी बनेगा, और कैसा बनेगा? सीधा बनेगा। तो जिसकी वजह से दूर स्थित गाड़ियों का भी क्लियर इमेज आपको इस दर्पण में दिखाई देगा, जिससे आप अपनी ड्राइविंग के स्किल को और अच्छा कर पाते हैं। तो साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो ये रहे कुछ उपयोग दर्पण और उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के उपयोग आपने देख लिया। तो समराइज करके हम आपको यहाँ पे बता दे रहे हैं कि एक्चुअल में इनके क्या क्या उपयोग होते हैं। तो ध्यान से आप सुन लीजिए। अवतल दर्पण के उपयोग हम किस रूप में करते हैं? तो अवतल दर्पण का प्रयोग पहले तो सेविंग के लिए किया जाता है, मतलब हजामत के काम में किया जाता है। दूसरा उपयोग क्या है? डॉक्टर जो होते हैं वो आंख, नाक, कान, गले इत्यादि का परीक्षण करने के लिए डॉक्टर लोग उसका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट उपयोग उत्तल दर्पण का क्या है? जो टेबल लैंप होता है तो उसमें टेबल लैंप में भी उत्तल दर्पण का, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। साथ ही साथ आपके मोटर कार में जो गाड़ी का जो फ्रंट लाइट होती है उसमें भी अवतल दर्पण का प्रयोग परावर्तक के रूप में किया जाता है। उत्तल दर्पण के प्रयोग हमने दो देखा। स्ट्रीट लाइट में जो मतलब गली में जो लैंप लगे होते हैं उसमें किया जाता है, साथ ही साथ साइड मिरर के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आया होगा कि जो ये दर्पण है इनका आपके दैनिक जीवन में क्या क्या उपयोग है। तो वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करिए, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो का इंफॉर्मेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।